हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामायस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। तो चलिए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो ये आपको पता होगा कि ये कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। आपके यूपी में जो भी एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो सभी में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु। अगर हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रोफेसर स्टॉम्प और प्रोफेसर केंद्री व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा को आधार मानकर के ही उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है तो उसको दो विभागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में इन्होंने बांटा है। किसने? प्रोफेसर स्टॉम्प, प्रोफेसर केंद्री व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने। इन्होंने क्या किया है, वर्षा को आधार मान कर के ही उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है तो उसको दो भागों में विभाजित किया है। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से दो विभाग हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। तो पहला आता है आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की अगर बात करें तो इस प्रदेश को भी दो उप विभागों में विभाजित किया गया है। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है तो इस क्षेत्र को भी आपके दो क्षेत्रों में, दो विभागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है तराई क्षेत्र। अगर तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 120 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस क्षेत्र के औसत तापमान की अगर बात करें तो जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस तथा जनवरी में 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है तराई क्षेत्र की। यहाँ की अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 120 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और इस क्षेत्र के तराई क्षेत्र के औसत तापमान की बात की जाए तो जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा जनवरी में 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब हम इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं जो तराई क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से यूपी के ज़िले आते हैं तो उसकी बात करें तो इसमें आते हैं आपके बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, जौनपुर, देवरिया और फैजाबाद आदि ज़िले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तराई क्षेत्र के अंतर्गत ये ज़िले आपके आते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र है तो इसके अंतर्गत अगर पूर्वी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 100 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जैसा कि आपने देखा तराई क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है तो 120 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है तो 100 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर जाया जाता है तो यहाँ की जो मात्रा होती है, वर्षा की जो मात्रा होती है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, घटती जाती है। इस क्षेत्र पर शीतकालीन चक्रवातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि इसका यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 100 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और जैसे ही वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाया जाता है तो जो वर्षा की मात्रा होती है तो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश का तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के
उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में कुशीनगर जिले तक इसका जो विस्तार है फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में लेकर के सहारनपुर से उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में कुशीनगर जिले तक इसका जो विस्तार है फैला हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, वर्षा में विविधता के आधार पर उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश को 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आपका था आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेशों को दो उपविभागों में विभाजित किया गया था, तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी प्रदेश। अब हम देखते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश को भी वर्षा में विविधता के आधार पर 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है, 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वार्षिक वर्षा तो 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ एवं लू भी चलती हैं। ठीक है, ये जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और यहाँ पर लू भी चलती है। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है मई में, तो यहाँ पर क्या होता है मई में आपने देखा होगा कि लू भी लगती है और धूल भरी बहुत आंधियाँ चलती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियाँ एवं लू चलती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में औसत तापमान की अगर बात करें तो 15 डिग्री से 16 सेंटीमीटर 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इस क्षेत्र में शीत ऋतु में कभी कभी पाला भी पड़ता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर आपके ज़िले आते हैं प्रतापगढ़, फतेहपुर, उत्तरी इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर एवं हरदोई। ये आपके मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ये ज़िले आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा आ जाता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। जैसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर जाया जाता है तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। शीत ऋतु में तापमान की अगर बात करें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में तो यहाँ पर जो तापमान होता है शीत ऋतु में तो 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब हम इसके अंतर्गत अगर क्षेत्रों की बात करें, ज़िलों की बात करें कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो यहाँ पर आपके ज़िले आते हैं मैनपुरी, आगरा, बदायूं, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, गाज़ियाबाद आदि ज़िले आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ये आपके ज़िले आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब आगे हम देखते हैं बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र। बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र, अगर हम बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र की अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है तो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। और इस क्षेत्र में भी पूर्व से पश्चिम में वर्षा की मात्रा जो होती है क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे ही जाया जाता है तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। शीत ऋतु में तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी व जो पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर शीत ऋतु में जो तापमान होता है तो 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस रहता है।
18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम इस क्षेत्र के अंतर्गत ज़िलों की बात करें, कौन कौन से बुंदेलखंड का जो पठारी व पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो यहाँ पर आपका आता है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी इलाहाबाद ज़िले आपके आते हैं बुंदेलखंड का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र के बारे में। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो तापमान एवं वर्षा के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की ऋतुएं हैं, तो इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पष्ट रूप से ये यहाँ पर जो ऋतुएं हैं, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई गई हैं। पहला जो आपका आ जाता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च में प्रारंभ होती है और जून तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है ये क्या होती है, मार्च में प्रारंभ होती है और जून तक ये चलती है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ साथ ही जो प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ा जाता है, तो यहाँ पर जो प्रदेश का तापमान होता है, उत्तर प्रदेश का जो तापमान होता है, तो उसमें क्या होती जाती है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जून में यह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाती है। जून में जो रेखा है ये क्या होता है, अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। राज्य में सर्वाधिक तापमान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक तापमान होता है तो मई के महीने में होता है। अधिकतम जो औसत तापमान होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, सर्वाधिक तापमान की यहाँ पर बात की गई है तो मई के महीने में होता है। और अधिकतम औसत तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, तथा न्यूनतम औसत तापमान की यहाँ पर बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर आपको याद रखना है औसत तापमान और औसत तापमान यहाँ पर जो रहता है, अधिकतम औसत तापमान तो यहाँ पर कितना रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस। और अगर न्यूनतम औसत तापमान की यहाँ पर बात की जाए तो कितना रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। सर्वाधिक औसत तापमान की अगर बात करें तो सर्वाधिक औसत तापमान राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक औसत तापमान यहाँ पर जो होता है राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, विशेष करके बांदा जिले में। बुंदेलखंड के जो बांदा जिला है, यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है तो यह क्षेत्र कर्क रेखा के ज़्यादा निकट है, ये क्षेत्र कर्क रेखा के निकट है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सर्वाधिक औसत तापमान है सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के बांदा जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक गर्मी की अगर बात करें तो सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में होती है, तथा सबसे कम गर्मी की अगर बात करें तो सबसे कम गर्मी जो पड़ती है आपका बरेली में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। मई एवं जून में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मई एवं जून में जो यहाँ पर अत्यंत गर्म एवं शुष्क पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू भी कहा जाता है। मई जून में कभी कभी शुष्क एवं आर्द्र हवाओं के मिलन के कारण यहाँ पर क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि क्या है ग्रीष्म ऋतु। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत कम भी होती है, नाम मात्र की भी होती है। ये जो ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, तो इस ऋतु में जो वर्षा का औसत होता है तो 10 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अगर बात की जाए,
अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो राज्य में वर्षा ऋतु मध्य जून में प्रारंभ होती है, और ये कब तक चलती है? अक्टूबर तक चलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेन याद रखना है। आपका जो शीत ऋतु होती है, तो शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? ये मार्च में प्रारंभ होती है और जून तक चलती है। जो आपकी वर्षा ऋतु होती है तो ये जून में प्रारंभ होती है और अक्टूबर तक चलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा जो होती है तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है, जो कि जून के तृतीय अथवा क्या होता है यहाँ पर, जून का जो तृतीय और या चतुर्थ वीक होता है, तृतीय अथवा जो चतुर्थ सप्ताह होता है, तो यहाँ पर तृतीय अथवा चतुर्थ सप्ताह में राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या होती है, ये प्रवेश करती है। जो बंगाल की खाड़ी से ये मानसून जो उठता है तो यहाँ पर सबसे पहले राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में ये क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, इसे राज्य में पूर्वा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, इसको पूर्वा भी बोला जाता है, पूर्वा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें तो यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है जुलाई एवं अगस्त के महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा मतलब कौन कौन से ज़िलों में होती है, किस ज़िले में होती है और किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, इसके बारे में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है तो गोरखपुर ज़िले में होती है, एवं जो सबसे कम वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या होता है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई वर्षा ऋतु के बारे में। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर ज़िले में होती है। सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो आपका कहाँ होती है, मथुरा ज़िले में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। आगे देखें हम, आगे कहा गया है राज्य में पूर्वी मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, राज्य में पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो हैं तो यहाँ पर जो वर्षा का औसत वर्षा जो है यहाँ पर राज्य के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, तो औसत वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर एवं पश्चिमी मैदान में 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में लगभग 91 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर जो होती है वर्षा होती है। ठीक है, एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ये कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में 94 सेंटीमीटर होती है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में 84 सेंटीमीटर होती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में लगभग कितनी होती है, 91 सेंटीमीटर ये होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखें हम, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की अगर मात्रा की बात की जाए तो राज्य में पूर्व से, जैसे ही उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाया जाता है तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि इसका जो कारण है समुद्र से दूरी क्रमशः यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाया जाता है तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये क्या होती है, क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि समुद्र से दूरी यहाँ पर क्या होती है, क्रमशः बढ़ती जाती है। ओके, संपूर्ण वर्षा के अगर लगभग परसेंटेज की बात करें कि यहाँ पर जो संपूर्ण मतलब पूरी जो वर्षा मिलाकर के यहाँ पर कितना परसेंटेज वर्षा होती है, कितने परसेंट वर्षा होती है यहाँ पर, तो संपूर्ण वर्षा की अगर बात की जाए तो लगभग 80 से 83% वर्षा, 80 से 83% भाग इसी ऋतु में होती है। ठीक है, किस ऋतु में, आपका वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में 80 से 83% वर्षा इसी ऋतु में होती है। शेष वर्षा की अगर बात की जाए तो सर्दियों व कुछ गर्मियों में होती है। जो 80 से 83% के बाद जो वर्षा होती है, जो शेष वर्षा होती है वो कब होती है, आपका सर्दियों में वह फिर कुछ गर्मियों में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई वर्षा ऋतु के बारे में। अब हम देखें शीत ऋतु। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में शीत ऋतु कब से कब तक चलती है, तो राज्य में शीत ऋतु जो होती है तो नवंबर से प्रारंभ होती है और ये क्या फरवरी तक चलती है। ठीक है, फरवरी तक रहती है। राज्य में जो शीत ऋतु रहती है नवंबर में प्रारंभ होती है और फरवरी तक रहती है। राज्य में फरवरी में सर्वाधिक ठंडी भी पड़ती है।
फरवरी के महीने में यहाँ पर क्या होता है, यूपी में सर्वाधिक ठंडी भी पड़ती है। ठीक है, शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती है। ठीक है, जो शीत ऋतु होती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हवाएं जो होती हैं तो स्थल से चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर शुष्क होती है, जो कि यहाँ पर क्या होती है, शुष्क होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस ऋतु में मैदानी भागों में अगर तापमान की बात की जाए तो 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, मैदानी भागों का यहाँ पर तापमान बताया गया है और शीत ऋतु में तो कितना होता है, 12 डिग्री सेल्सियस से 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ये तापमान रहता है। तथा पठारी भागों की अगर बात की जाए तो पठारी भागों में 28 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है मैदानी क्षेत्रों का। ठीक है, तो अब हम आगे बात करें, जनवरी एवं फरवरी के महीनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से राज्य के ऊपर पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। ठीक है, जनवरी एवं फरवरी में क्या होता है, जनवरी एवं फरवरी के महीनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं तो इन चक्रवातों से राज्य के ऊपर राज्य के पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है वहाँ पर यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ये जो राज्य के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है तो ये रबी की जो फसल होती है तो इसके लिए बहुत लाभदायक होती है। कभी कभी इन चक्रवातों के साथ ओलावृष्टि भी हो जाती है। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पठारी प्रदेश में, जैसे कि आपका झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं ललितपुर जिले, ये यहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु में सर्वाधिक यहाँ पर शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। शीत ऋतु की अगर बात की जाए पठारी क्षेत्रों में झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं ललितपुर, यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। शीत ऋतु की यहाँ पर बात की गई है। राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। राज्य में उत्तर प्रदेश में जो तापमान है तो शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे ही जाया जाता है तो यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदानी क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में यहाँ पर आपको याद रखना है, पश्चिमी गंगा मैदानी क्षेत्र का जो तापमान होता है वो क्या होता है, सबसे कम रहता है। ठीक है, अब आगे बात करें, आगे नहीं है अब तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने देखा है उत्तर प्रदेश की जलवायु और साथ ही में हमने क्या देखा है, उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आज समझ में आ गई। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।